सहमत ना हूँ, लेकिन चूंकि हमें अपनी बातों को कहने का अधिकार है और हमें अपनी बात को कहनी चाहिए ताकि हम एक सार्थक परिणाम तक पहुँचे, इस उद्देश्य के साथ में अपने विचार को तैयार करूँ। जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो आप भली बात जानते हैं कि हम उन्हीं को ही विद्यार्थी कहते हैं, छात्र छात्रा जो स्कूल या कॉलेज में अभी अध्ययनरत हैं, अभी अपने कौशल का विकास कर रहे हैं। जो विद्यालय या महाविद्यालय, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय से पास आउट हो चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का जीविकोपार्जन नहीं कर रहे हैं, अर्थात पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो उन्हें हम रखते हैं बेरोजगार के शब्द। जो सामान्य सी समझ है बेरोजगार शब्द का, ये ऐसा मैं समझता हूँ कि जो किसी भी प्रकार स्वयं के व्यवसाय से, किसी निजी संस्था से, निजी फैक्ट्री कंपनी से या शासकीय संस्था से जो अभी जीविकोपार्जन नहीं कर रहे हैं अपने लिए या परिवार के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है? बेरोजगार है। बेरोजगार की श्रेणी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो कुशल बेरोजगार हो सकते हैं और दूसरे अकुशल अशिक्षित बेरोजगार हो सकते हैं। वो एक अलग विषय होगा, जो भी हो, अगर हमारे लोग हैं ऐसे बेरोजगार। शिक्षा के बारे में पहले मैं आऊंगा, इससे पहले कि हम जिस तंत्र में रहते हैं, जिस सिस्टम में रहते हैं, हम उसके अंग हैं। भले हमारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है, हम अधिकारी नहीं हैं, हमारे पास पावर नहीं है, लेकिन हम उसके अंग इसलिए हैं कि हम 5 साल में एक बार वोट जरूर देते हैं। तो एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप उस तंत्र के हिस्सा हैं, यह बात हमको जरूर स्वीकार करना है। हम कभी ये नहीं कह सकते यार हम तो सरकार नहीं है, ये तो सरकार की नीति है। सरकार की नीति बनाने के लिए हम उस स्ट्रेटेजिक लेवल या रणनीतिक स्तर पर नहीं गए हैं, तो शासन भी नहीं है। तो यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं और हम एक वोटर हैं, और वोटर के रूप में हमारे लिए कुछ अधिकार शक्तियां हैं। इसको भी मैं जोड़ूंगा बात, ठीक है, कि किस तरह से हम तंत्र का हिस्सा है और हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। जो भी आज स्थितियां बन रही उसके लिए हम सीधा सरकार को दोष नहीं दे सकते या नीतियों को दोष नहीं दे सकते। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, विद्यार्थियों बेरोजगार को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने समझा दिया कि ये बेरोजगार है, विद्यार्थी हैं, जिनको एड्रेस करने के लिए या संबोधित करने के लिए या जिनके अधिकारों और उद्देश्यों को चर्चा कर उनको लाभ पहुंचाने के लिए आज जो कार्यक्रम हमने रखा है। जब शिक्षा की शुरुआत इस समय हुई होगी, हम इतिहास के ऊपर पढ़ें या सामाजिक शैक्षिक इतिहास के ऊपर पढ़ें, तो शिक्षा अगर हम देखें तो वो शासन के हाथ में। कहाँ विद्यालय खोलना है, विद्यालय किसके हाथों से संचालित होगा, विद्यालय में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित होगा, विद्यालय में कौन कौन सा संसाधन दिया जाएगा। विद्यालय और महाविद्यालय के स्तर पर जो भी तकनीकी महाविद्यालय है, उसमें ITI है, BBS, वो सब हम एक साथ ले रहे हैं, ठीक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थाएं, उसको हम एक साथ ले रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो स्कूली स्तर हो या महाविद्यालय के स्तर हो, ठीक है। तो हम यह पाते हैं कि शिक्षा का नियंत्रण शासन के हाथ में, खासकर नीतियों को बनाना, यह तो 100% या 100% शासन के हाथ में। शिक्षा को जनता तक पहुंचाना अर्थात शिक्षा को अमल करना, हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर यह निजी हाथों में भी है। शिक्षा को जनता तक पहुंचाना, तो यह आज 2 रूपों में हो रहा है, 2 रूपों में। एक तो हो रहा है शासकीय स्तर पर, शासकीय प्राथमिक शालाएं हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज में शासन के स्तर पर है। लेकिन आप जगह जगह देखिए, हर गली मोहल्ले में देखिए, अगर गांव भी आज की तारीख में एकदम पिछड़ा हुआ गांव है, तो उन गांवों में भी अगर हल्का से कस्बा हो गया है गांव, तो वहां भी आप देखेंगे कि निजीकरण पहुंच चुका है, काफी पहले से पहुंचा हुआ है। प्राइवेट स्कूल के रूप में, निजी स्कूल के रूप में, जिसका हम पब्लिक स्कूल कहते हैं, पब्लिक शब्द दे दिया गया है। एक्चुअली ये भी गलत है। पब्लिक एंटरप्राइज हम कहते हैं जहां पर शासन और जनता दोनों की सहभागिता से काम चलता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर कहना चाहिए, एक यहाँ पर विरोधाभास है कि जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ प्राइवेट शब्द न लिखा करके पब्लिक स्कूल लिखा जाता है। तो टेक्निकली ये गलत है जहाँ तक मैं समझता हूँ।
पब्लिक शब्द वहां पर नहीं आएगा, वहां प्राइवेट शब्द नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि जनता को मिसगाइड करने के लिए हो, या एक सार्वजनिक रूप से सभी की सहमति प्राप्त करने के लिए हो कि पब्लिक शब्द वहां पर जोड़ दिया गया। पब्लिक, भिलाई में आपकी जो कंपनी है भिलाई स्टील प्लांट, तो ये पब्लिक एंटरप्राइज है, उसको हम कहेंगे पब्लिक एंटरप्राइज, जहां शासन हर वर्ग के लोगों को उसमें शामिल करे, शासन के पैसे से ही करे, शासन की नीति के अनुसार करे, उसको हम कहते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। संवैधानिक शब्दावली को हम देखेंगे तब। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो वह प्राइवेट स्कूल का लाकर पब्लिक स्कूल कहलाता है। तो देखिए, शिक्षा हम कैसे करें हमारे पीढ़ियों को। आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, अगर आपके घर में नहीं तो आपके परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा, आपके बच्चे या आपके भाई बहन, हम शासन को कोसना तो चाहते हैं कई मुद्दों पर, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपके भाई बहन या आप स्वयं विद्यार्थीगण हैं या आपके परिवार के जो भी बच्चे हैं, क्या वे शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में अध्ययनरत हैं? मैं अपनी बहुत सारी बातों को प्रश्न के माध्यम से रखूंगा, एक कथन तुम नहीं रखूंगा, क्योंकि कथन से आप सहमत हो सकते हैं या नहीं हो सकते, मतलब वो मेरा अपना निर्णय नहीं होगा। तो मैं प्रश्न के माध्यम से कुछ बातों को यहाँ पर रखना चाहता हूँ। जब हम यह अपेक्षा करते हैं कि हम सत्ता के लिए या सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं, हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, हम शासन का समर्थन कर रहे हैं, शासन की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या शासन के द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों या महाविद्यालयों में आपके बच्चे या आप स्वयं या आपके परिवार के सदस्य या उन संस्थाओं में अध्ययनरत हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछिएगा। अगर आपके पुत्र पुत्री या आप स्वयं या आपके परिवार के लोग, जो युवा पीढ़ी है जिन्हें हम अभी छात्र छात्राओं के नाम से संबोधित किए हैं, अगर वो शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत नहीं है तो क्यों अध्ययनरत नहीं? ये दूसरा प्रश्न है। और अगर हम इन प्रश्नों का सही उत्तर पा सकें या एक दूसरे के साथ चर्चा कर सकें, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो समस्याएं आज के इस कार्यक्रम के विषय में शामिल किए गए हैं, उसके समाधान तक, अगर पूरा समाधान नहीं कर पाए तो उस समाधान तक हम पहुंच पाएंगे, अगर इन प्रश्नों के हमको सही उत्तर मिल सके। शुरू से ही हमारे सामने जो शासकीय संस्थाएं हैं, उसके स्वरूप को या उसकी छवि को मीडिया के द्वारा या शब्दों के द्वारा या किसी अन्य प्रचार के द्वारा हमारे सामने उसकी छवि को ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि हम जाने अनजाने में, चाहकर या नहीं चाहते हुए प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं उसकी गुणवत्ता पर। या इस प्रश्न का जवाब मैं कह रहा हूं मैं कि आपके बच्चे शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत क्यों नहीं है? तो यहां प्रश्न आती है इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना, संसाधन या गुणवत्ता। हम शासकीय सेवक बनना चाहते हैं, हमें शासकीय नौकरी चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे, निजी विद्यालय में अध्यापन कराएंगे। आप खोज के देख लीजिए अपने पड़ोस में। मैं समझता हूं कि 10 में कम नहीं, अगर तो बस तो 7-8, 5 नहीं कहूंगा मैं, 7-8 शासकीय सेवक मैं 9 तक भी नहीं ले आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसके सही आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने अपने पास पड़ोस में देखा है, 10 शासकीय सेवकों में से 10 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट वर्कर्स में से कम 7-8 अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं। तो ये डाटा सही है कि नहीं सही, ये आप अपने आसपास देखिएगा, जाने के बाद देखिएगा, ये याद करिए। अब प्रश्न उठता है क्यों पढ़ा रहे हैं?
विषयों पढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर यह बात आती है और वह बातों की गुणवत्ता की बात आती है। आप मुझसे पूछेंगे तो भाई वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा हम सुनते हैं। आप अगर किसी से पूछिए तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है। उस स्कूल में, अमुक स्कूल में या पाठशाला में, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। 4 शिक्षक की प्राथमिक शाला है, 3 शिक्षक की है, एक ही है। भवन जर्जर है, पुराना है, बना नहीं है। या अक्सर शिक्षक प्रशिक्षण में किसी अन्य कार्यक्रम में शिक्षक गए हुए हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। उसको मैं एक शब्द में लाऊंगा, गुणवत्ता। लेकिन गुणवत्ता कोई वस्तु नहीं है। अगर हम सभी विषयों को समावेश करें, इंक्लूड करें यहाँ पर, और एक इंक्लूसिव यहाँ पर एक स्पीच हो, समावेशी हो, तो उसके मूल में हम इसी बात को पाएंगे कि हम शासन पर क्यों विश्वास नहीं करते। हम क्यों नहीं करते विश्वास? नीट जो एग्जाम्स हो रहे हैं और कई जगह जो घोटाले हो रहे हैं, हमारे पीढ़ी अपने अधिकारों का हनन होते हुए पा रही है, तो उसके मूल में मैं पाता हूँ कि यह विषय है, क्योंकि हम तो विश्वास नहीं कर रहे हैं शासन पर। हम अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो जिस गांव में एक प्राथमिक शाला है, शासन के द्वारा चलाया जा रहा, और एक निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा चल, यही से भेदभाव शुरू हुआ। भेदभाव तो यही शुरू हो रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े लिखे, हम चाहते हैं ना। आज के हमारे अध्यक्ष महोदय का आगमन हो चुका है, तो मैं मंच संचालिका से निवेदन करूंगा स्वागत के लिए, फिर जारी रखूंगा। तो साथियों, जो हमारे विद्यार्थी में व्यवसाय नहीं बनता है, मूल अंतर है। कल की तारीख में अगर मेरे बच्चे हो गए तो प्रश्न मेरे सामने वही आएगा कि मैं उसे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दे रहा हूँ या गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए लगभग 80 to 90% हमारे ही लोग हैं, जिनको आप मूल निवासी शब्द से करते हैं संबोधित। तो हमें उनकी काबिलियत पर क्यों भरोसा नहीं? वो भी बीएड, टेट, बीएड, एमएड, बीएड सब पास करके फिर एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू दिलाकर गए हुए हैं। एक प्राइवेट स्कूल का शिक्षक ये सभी एग्जाम नहीं दिलाता। उनके पास सिर्फ क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा बिल्डिंग, अब 2-4 कुछ शब्द होते हैं, शुरू से गुड मॉर्निंग करते हैं, 2 लाइन अगर नहीं पढ़ रहे तो हमें तो खुद भरोसा नहीं। आप पूछ लीजिए किसी भी टीचर से, जैसे मैंने बताया 10 में 7-8 टीचर, जो शासकीय टीचर, गवर्नमेंट टीचर तो है, लेकिन आप देखिए कि अपने बच्चे को क्या गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा रहा है, या वो खुद उसी स्कूल में पढ़ाना चाहेगा जहाँ वो टीचर है, या जो कॉलेज के टीचर है क्या उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाएगा जहाँ पढ़ाता है। तो हमें खुद पर भरोसा नहीं है। हम शासन का जो रणनीतिक स्तर है, देखो मैनेजमेंट में कई सारे स्तर होते हैं, उसमें हम बहुत बात, जहाँ नीतियाँ बनती है उसमें हम बाद में आएंगे। हम तो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं, टीचर हैं, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, तो कोई अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क है। तो हमें अपनी काबिलियत को खुद बढ़ानी है, विश्वास करना है। लोग जो भी कहें, सरकारी संस्था जो भी हो, अब इस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। प्रश्न को आप रखिए अपने दिमाग में, अब पूछिए स्वयं से कि हम क्यों अपने ही लोगों पर, खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को वहाँ, ठीक है। अभी जो आई हुई है नई शिक्षा नीति, मैं अक्सर देखता हूँ विरोध हो रहा है, ठीक है। पढ़ा है मैंने, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, कहीं उसका मैंने प्रशिक्षण भी किया हुआ है, 2-3 बातों पे जाऊँगा मैं उस पर, ठीक है। उसमें 95% जो बातें हैं वो पुरानी बातें। भले आपके सामने एक ऐसा खाका तैयार करके बताया जाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। नई शिक्षा नीति में 2-3 बातें जो एकदम नहीं है। पहले 3 साल का डिग्री मिलता था सभी को, अभी ऐसा विकल्प कर दिया गया है कि अगर आप चाहें तो 3 साल में डिग्री लेकर चले जाइए, और अगर आप चाहें तो 4 साल में डिग्री लीजिए, ऑनर्स डिग्री, और अगर आप चाहें तो पीएचडी करने के लिए एक अलग डिग्री है, रिसर्च, ऑनर्स डिग्री विद रिसर्च। ये 3 प्रकार के डिग्री है अभी। अगर आप 1 साल में किसी कारण से छोड़ दिया आपने पढ़ाई बीएससी का, तो आपको एक 4 क्रेडिट कोर्स करना पड़ेगा,
ठीक है, 4 क्रेडिट कोर्स आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल में आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। हाँ, ये एक नई चीज़ है। इसके अलावा मुझे अभी तक उसमें एक भी ऐसी बात नहीं दिखाई दी जो एकदम से नया, चाहे आप 1982-86 के नई शिक्षा नीति में जाएँ या 1992 की शिक्षा नीति में जाएँ, तो ये सब नई बातें हैं जो हमारे युवा वर्ग विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाएंगे। नई बात नहीं। जहाँ तक त्रिभाषा फार्मूला है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, इंग्लिश तो मुख्य प्लस चला आ रहा है, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की बात हो रही है। कई जगह पर इसका विरोध होता है तो कई जगह अंग्रेजी का विरोध हो रहा है। एक जो कॉमन बात है जो मैं समझता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी में अपने बच्चों को दक्ष करने के लिए हम उनको प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, तो आप उनको किसी अन्य माध्यम से बढ़ाइए उनकी एबिलिटी, इंग्लिश की एबिलिटी। गवर्नमेंट स्कूल पढ़ा सकते हैं आप। यही एक बात इंग्लिश। तो जहाँ भी आपको लगे शासन द्वारा अंग्रेजी को दिया जा रहा है बढ़ावा, मुझे लगता है कि हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा विषय है इंग्लिश मीडियम जहाँ पर आप शासकीय पदों में रहकर शासन के द्वारा निजीकरण का विरोध कर सकते हैं। आज जो निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल क्यों इतने पॉपुलर है? सिर्फ इंग्लिश मीडियम के कारण से, कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम बस एक अच्छा ड्रेस पहन के कुछ बातें कर लिए, कुछ एक्टिविटीज़ है अलग वहाँ पर, तो शासकीय संस्थाओं में भी है। इसके अलावा मुझे कुछ ऐसा दूसरा नजर नहीं आता। ठीक है, समय कम है, तो जो भूमंडलीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के मुद्दे पे मैं कुछ 2-4 बातें हमारे युवा वर्ग जो है, विद्यार्थीगण है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जब से आपने खुद संभाला है, आप दुनिया को अपने मोबाइल में देख रहे हैं जो हमने नहीं देखा। ठीक है, चाहे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हों या बॉलीवुड के हों, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका की जो संस्कृति है, खान पान, रहन सहन या अपने देश का रहन सहन, आप उसको मोबाइल में एक क्लिक पे देख रहे हैं, तो आपको पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में दिख रहा है। आप जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, आपका पहनावा, हर चीज वो किसी ब्रांड से इम्प्रेस्ड है या मोटिवेटेड है। तो मैं चाहूंगा हमारे विद्यार्थीगण किसी ब्रांड के पीछे ना भागें। एक छोटा सा एक्टिविटी जो किसी स्कूल में कराया गया था, आपने भी पढ़ा होगा कि एक शिक्षक ने, ठीक है, मेज पर कई प्रकार के कप में चाय रखी। चाय जैसे डिस्पोजल कप हो गया है ना, पेपर का, प्लास्टिक का, चीनी मिट्टी का, कांच का, और अच्छे चमकदार महंगे कप में रखी उसने चाय बच्चों को देने के लिए। अब पूछा कि लो भाई चाय लीजिए आप। बच्चे आए और जो अधिकांश बच्चे थे उन्होंने चांदी जैसी चमकदार कप में रखी हुई चाय को देना स्वीकार किया। बाद में शिक्षक ने पूछा कि आप लोगों ने इस कप का चयन क्यों किया, जो बहुत सुंदर, दिखने में बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा है। तो उनका जवाब था भाई क्योंकि हमको अच्छा दिख रहा है, इसलिए हमने स्वीकार किया। और शिक्षक का कहना था कि देखो चाय तो सभी कप में एक ही है, एक ही बर्तन का बना हुआ चाय है, चाहे डिस्पोजल कप में है कि पेपर कप में है या चीनी मिट्टी कप में है या महंगे कप में दिख रहा है, चाय वही है। लेकिन जो अधिकांश विद्यार्थी थे जिन्होंने इसमें सहभागिता किया, इस एक्टिविटी में, वे किसके पीछे भागे? बाहरी दिखावा। तो हम जीवन में अक्सर भागते हैं बाहरी दिखावा के पीछे। अच्छा बिल्डिंग है, हाँ तो यहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है। अच्छा यूनिफॉर्म कलरफुल है तो अच्छा पढ़ाई हो रहा है। ये ब्रांड नया मार्केट में आया है, ये तो उसका चीज़ अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। नाम के पीछे, ब्रांड के पीछे, बाहरी दिखावा के पीछे। और हमारे विद्यार्थी दिग्भ्रमित हैं। निजीकरण और ब्रांड में सीधा संबंध है, जिसमें हमारा कमाया हुआ पैसा, हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का कहाँ जा रहा है? प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे बच्चे और हमारे लोग ब्रांड के पीछे ना भागें। आप सादगीपूर्ण जीवन बिताएं। आपके द्वारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा, एक पैसा ब्रांड के पीछे, अब मीडिया द्वारा दिखाया गया कंपनी पीछे न जाए किसी प्राइवेट हाथ में। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में समझाया टीचर ने कि चाय तो वही है, एक उसको डिस्पोजल कप में पी रहा है, दूसरा कांच के में, और तीसरा महंगे कप में जो दिख रहा है अच्छा चमकदार, चाय वही है। तो हमारा जो फोकस है जीवन में वो चाय पे ना होकर के इसमें चला गया है, बाहर दिखाओ कप में चला गया।
तो हम विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन पे फोकस करें, बाहर दिखावा पे ना करें। तो निजीकरण की जो समस्या अभी चल रही है देश में, ये काफी खत्म हो जाएगी। बच्चों को हम ब्रांड पीछे ना भगाएं, समझाएं, अनावश्यक रूप से खरीद ना करें। अभी फेस्टिवल का सीजन है, हर घर में हर बच्चे के पास मैं समझता हूँ 3 से 4 जोड़ी कपड़े जरूर होंगे, लेकिन दिवाली खरीदना है, हमारी परंपरा बन गई, जो खरीदना जरूर है। हाँ, लेकिन नई किताब नहीं खरीदनी। इन बातों का हम ध्यान रखें बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, क्योंकि निजीकरण को सिर्फ ऐसे भाषण दे करके या बस कार्यक्रम आयोजित करके हम विरोध नहीं कर सकते। हमें कम खरीदना है और जरूरत के हिसाब से खरीदना है, जो वास्तव में हमारे लिए जरूरत है उसको खरीदना है, फिर से उपयोग करना है चीजों का। इको फ्रेंडली के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना, रिड्यूस, रीयूज और ठीक है, रिसाइकल। इसको भी हम समझाएंगे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को। ठीक है, अधिक ना कहते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों ने मुझे न्योता दिया, अपनी बातों को सबके सामने रखने का मुझे मौका दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।